हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 25। इससे पहले ऑलरेडी हमने 24 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रुपये खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, बिहार का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना ये गंडक परियोजना है। बी कथन यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी ध्यान रखना है कि ये सिंचाई परियोजना एक ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, जो कि बिहार की है। और ये परियोजना का कार्य 1959 में शुरू हुआ और 66-67 में पूरा हुआ था। ठीक है, ये परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इस परियोजना के अंतर्गत 2 नहरों का निर्माण किया गया था, मुख्य पश्चिमी नहर और एक मुख्य पूर्वी नहर। ठीक है, मुख्य पश्चिमी नहर की लंबाई 200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य पूर्वी नहर की लंबाई 293 किलोमीटर है और इसे तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताना है, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 132 किलोमीटर, 366 किलोमीटर, 729 किलोमीटर या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ से देखेंगे, ये जो देख रहे होंगे जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर, जो कि लगभग नेपाल से 7 जिले, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, ये 7 जिला देखेंगे कि नेपाल के साथ लगती हैं। कौन कौन है? एक है आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 राज्यों की जो 7 जिलों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती हैं, ये जरूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे, बिहार भारत के पूर्वी राज्यों में से एक है। यह 3 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन? एक तो है आपका उत्तर प्रदेश, एक है झारखंड और एक है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये एक ही देश से घिरा हुआ है, वो देश कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, बिहार में केवल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और यहाँ 7 राज्यों का नाम लिखा हुआ है, जो वहाँ पे हम मानचित्र में आपको हम दिखा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया था? ठीक है, अच्छा सवाल है। बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1910, 22 मार्च 1911 या फिर 12 मार्च 1912 या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके आगे चल करके फिर देखेंगे कि बिहार भी उड़ीसा से अलग हो जाता है। कब अलग होता है? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिहार उड़ीसा से अलग होता है। ठीक है, ये दोनों आगे चलकर देखेंगे कि बिहार उड़ीसा भी अलग हो जाता है। ठीक है, कब अलग होता है? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। कब अलग होता है? 15 नवंबर 2000 को। 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000, और 15 नवंबर ही झारखंड का स्थापना दिवस भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। लेते हैं फिर अगला सवाल। चलिए, ये ध्यान रखिएगा ना कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इसी दिन बंगाल से अलग हुआ था बिहार। ठीक है, और फिर आगे चल करके बिहार उड़ीसा भी अलग हो जाता है 1 अप्रैल 1936 को, और फिर आगे चल करके बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या फिर 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर? उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ये लगभग में है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अब चाहें तो 3.28 में 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको इंडियन सिस्टम में आपको नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत का माफ़ कीजिएगा, भारत का भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं फिर अगला सवाल। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? बताना है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। जल विद्युत ऊर्जा जो है ना, इस परियोजना के द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। मान लेते हैं 100% अगर टोटल बिजली उत्पादन हो रहा है हमारे भारत में, तो उसमें जल विद्युत ऊर्जा का कितना योगदान है। 32%, 36%, 22%, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का 22% योगदान होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। बताना है आपको यहाँ पे कि ये पापनासम परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। साथ ही साथ सलाल परियोजना के बारे में बताना है, महेश्वर परियोजना, स्वर्ण रेखा परियोजना और मेटूर परियोजना। इन सभी परियोजनाओं को बताना है कि किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए हमें बता देते हैं, हम जानते हैं आप लोग करेंगे नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे पापनासम परियोजना, ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका, थोड़ा सा पेन का कलर साइज थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। चलिए, हाँ, तो ध्यान रखना है पापनासम परियोजना ये ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। वहीं सलाल परियोजना के बारे में बात करें तो ये है चिनाब नदी पर, और ये आपका ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी। तो बस ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद है आपका महेश्वर परियोजना, ये है आपका नर्मदा नदी पर, और ये किस राज्य में है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। इसके बाद ध्यान रखना है स्वर्ण रेखा परियोजना, ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर है, और ये आपका झारखंड में है। वही बात करें मेटूर परियोजना के बारे में तो ये स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक है। और बात करें किस राज्य में है, तो ये भी है तमिलनाडु में, यहाँ पे है तमिलनाडु। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल, बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? बताना है। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? 85 लीटर, 65 लीटर, 55 लीटर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की 55 लीटर की आवश्यकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई थी, ठीक है। और यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अटल टनल की लंबाई कितनी है? ठीक है, क्या बताना है? अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर या 9.82 किलोमीटर या 10.08 किलोमीटर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अटल टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह और मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही हैं। ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हुबली, मुंबई, कोयम्बटूर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है बहुत सारे सवालों में कि कौन सा ये पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है और कौन सा पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह के नाम है कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर और कोचीन। वहीं बात करें पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पतन के बारे में, तो ये है तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप एवं हल्दिया तथा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित पोर्ट ब्लेयर भी देखेंगे कि ये पश्चिम की तरफ ही हैं, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। वहीं बात करें सबसे गहरा बंदरगाह के बारे में, तो ये विशाखापट्टनम है, जबकि कांडला जो है ये जो कि गुजरात में स्थित है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है, यहाँ से सवाल इससे ज़्यादा शायद ही ना पूछे, शायद ना पूछे, ठीक है। इतना भी याद रखिए कम से कम। और एक चीज़ हाँ याद रख सकते हैं कि कार्गो के आधार पर संघाई जो है ना, जो चीन में है, ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? NW मतलब नेशनल वाटर, ठीक है, वाटरवे। तो 1 नाम दिया गया है किसका? सादिया धुबरी, इलाहाबाद हल्दिया या कोटापुरम कोल्लम या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इलाहाबाद हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस जलमार्ग की स्थापना 1986 में की गई थी, ये भी याद रखनी है। और साथ ही साथ याद रखना है कि इसकी लंबाई जो है वो है 1620 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? 8, 12, 16, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे 18 नहीं है, ई ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। और एक सवाल और भी पूछा जाता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये वडोदरा में स्थित है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। और भारत का एकमात्र राज्य ऐसा सिक्किम है जहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। वैसे देखेंगे अभी कि सिक्किम में सियोग रंगपो रेलमार्ग बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी?
1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हुबली, सासाराम, रिसरा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 1855 में भारत में पहली जूट मिल रिसरा स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जूट उत्पादन में भारत, बांग्लादेश और चीन का महत्वपूर्ण स्थान आता है इसमें। ठीक है, वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और भारत जो है ना, ये वर्ल्ड में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्न में कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि दी गई नदी में से कौन सी नदी ऐसी है जो अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गले का खराश जा नहीं रहा है, जब से फीवर हुआ है गया है तब से ये खांसी थोड़ा जा नहीं रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या ध्यान रखना है कि अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी सहायक नदियों में से देखेंगे धौलीगंगा है, नंदाकिनी भी है और पिंडार भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र की सहायता से, ये रहा आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ से रहा किधर गया अलकनंदा, ये। ठीक है, ये अलकनंदा है। ठीक है, और ये है आपका इधर से भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, ये और यहाँ ला करके देवप्रयाग में मिलती हैं दोनों, और यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है और यहाँ से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बहती हैं। तो इधर ये कहलाएगा इसका लेफ्ट, इधर कहलाएगा इधर राइट। ठीक है, तो वहाँ पे सवाल क्या था, बाईं तरफ से। ठीक है, बाईं तरफ से की ओर से कौन मिलती हैं। ठीक है, तो आप बाईं ओर से देख सकते हैं यहाँ पे मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं धौली गंगा है, गिरथी गंगा है, ऋषि गंगा है। ठीक है, नंदाकिनी है, पिंडार नदी है ना, रुद्र प्रताप माफ़ कीजिएगा, ये तो इधर से है। ठीक है, बट देख सकते हैं पिंडार यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, नंदाकिनी भी देखने को मिल रहा होगा और धौली गंगा भी देखने को मिल रहा होगा, जो कि बाईं तट से मिल रही हैं। ठीक है, और वहीं बात करें दाईं तरफ से, तो ये विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है ना, कर्ण प्रयाग है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, डी ऑप्शन। ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पठार की सर्वोच्च शिखर है? बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। पूछा जा रहा है आपसे कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है गुरु शिखर अरावली पर्वत के अबू पहाड़ी पर स्थित है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरावली। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अनाईमुड़ी है ना, ये पश्चिमी घाट की तो सर्वोच्च चोटी तो है ही है, साथ ही साथ ये पश्चिमी घाट के साथ साथ ये पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, क्या याद रखना है कि अनाईमुड़ी सिर्फ पश्चिम घाट की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वहीं बात करें हम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो ये आंध्र प्रदेश के जिन्नागढ़ में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है, 1690 मीटर। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये अरावली आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ये है आपका अरावली। ठीक है, ये है अरावली। ठीक है, जो कि गुजरात से शुरू होकर के पूरा राजस्थान और ये दिल्ली तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसी अबू पहाड़ी पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? अच्छा सवाल है, निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या आएगा, काकरापार, कल्पक्कम या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन,
कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। जबकि काकरापार कहाँ पे है? तो काकरापार ये नाभिकीय ऊर्जा गुजरात में स्थित है, जबकि कल्पक्कम ये तमिलनाडु में स्थित है। और दो का नाम और भी याद रखिएगा, तारापुर और जैतापुर, ये दोनों नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी हमने यहाँ पे तो नोट करवा दिया है, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाड़ौती का पठार कहाँ है? ठीक है, हाड़ौती का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा सवाल है, ध्यान रखना है कि हाड़ौती का जो पठार है ना, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और मालवा का पठार जो है ना, तो मालवा पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। तो बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, चाहे दामोदर घाटी हो, सोन घाटी हो, चाहे महानदी हो, चाहे फिर गोदावरी घाटी हो, इन सभी जगह पर कोयला देखने को मिलता है। इन सभी जगह पर कोयला उत्पादक क्षेत्र देखने को मिलते हैं, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दामोदर के बारे में बात करें, दामोदर नदी घाटी के बारे में, तो ध्यान रखना है कि दामोदर नदी घाटी का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर नदी घाटी भारत का ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, झारखंड में प्रमुख कोयला स्थान चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि में स्थित है। झारखंड का झरिया जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, ये भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है, ये भी प्रमुख कोयला क्षेत्र है। वहीं बात करें सोन घाटी के बारे में, तो सोन घाटी में कोयला क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली एवं उमरिया में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और महानदी के बारे में बात करें, तो ये महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा, विश्रामपुर तथा चिरमिरी में है। वहीं बात करें महानदी के बारे में थोड़ा सा और, तो ये जो महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र जो है, ये उड़ीसा राज्य के तालचेर, सुंदरवन और संबलपुर में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन नहीं, सुंदरगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य के तालचेर, सुंदरगढ़ और संबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नाम रूप से ही याद आ रहा होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, नामरूप संयंत्र का नाम है नामरूप। तो ये पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर असम में है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे, याद रखना है कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र ये असम राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, और यही याद रखिएगा कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्र जो है बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं हल्दिया एवं असम के नामरूप में स्थापित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में कहाँ है? गोरखपुर, हाजीपुर, भुवनेश्वर। अच्छा सवाल है, तो याद रखना है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, जो कि बिहार में है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर, ये सभी आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण करते हुए भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा था। ठीक है, यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, सी ऑप्शन, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर लेते हैं आज का आखिरी सवाल। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे है कि बिहार में नलकूप से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? ठीक है, सवाल क्या है कि बिहार में नलकूप से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? ठीक है, 63%, 30%, 5.5%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार में नलकूप से 63% लगभग है। ठीक है, लगभग 64 ही मान सकते हो आप। ठीक है, 63-64 जो भी होगा,
63 होगा तो 63 टिक करेंगे, 64 होगा तो 64 टिक करेंगे, दोनों होगा तो 64 टिक करना। ठीक है, तो बिहार में नलकूप से 63% पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि नलकूप से 63.9, वही इसलिए हमने कहा कि 64 लेके चलिएगा। तो नलकूप से 64, नहर से 30.6% और तालाब व अन्य से 5.5% सिंचाई की जाती है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि 20 में से आपका कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, अगर आपका मार्क्स 18+ बन रहा है तो फिर वेरी गुड। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जाते जाते हुए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो बस आपका एक मेहनत एक लाइक के लिए तो बनता ही है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कुछ नया चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, क्या कमी है, ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।